नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। टॉप हिलिक्स में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन। मैं इतिहास का प्राध्यापक संजीव वैद्य आपको आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ा रहा हूं मैं। और आधुनिक भारत के इतिहास में हमने लास्ट लेक्चर में बंगाल प्रांत के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे अवध प्रांत के बारे में। अवध, जिसके बारे में कहा जाता था कि अवध की जो शाम है वो बड़ी हसीन होती है, शाम अवध। अवध रियासत का ब्रिटिश भारत के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। दरअसल अवध अर्थात कौन सा क्षेत्र, आपने नाम सुना होगा, कन्नौज। हर्षवर्धन का क्षेत्र हुआ करता था कन्नौज। कन्नौज से पूर्व में कर्मनासा नदी तक का क्षेत्र अवध राज्य कहलाता था। अर्थात अवध पश्चिम में कन्नौज से पूर्व में कर्मनासा नदी तक विस्तृत था। और ये जो क्षेत्र आज ही नहीं, प्राचीन काल से ही बड़ा एक समृद्ध क्षेत्र माना गया है और राजनीतिक गतिविधियों का ये एक अड्डा हुआ करता था। अवध राज्य की स्थापना की घोषणा किसने की थी, उस नाम को याद रखिएगा। 1722 में सादत खां बुरहान उल मुल्क, जिनका वास्तविक नाम था बुरहान उल मुल्क, सादत खां ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की। तो नाम याद रखिएगा, 1722 में सादत खां ने अवध राज्य की स्थापना की, जिसका एक नाम बुरहानुल मुल्क भी है, और मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह के शासनकाल में स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की। अवध राज्य दरअसल अंग्रेजों और मराठों के बीच में एक बफर स्टेट हुआ करता था। जैसे लिखा है इसमें, अवध मराठों व अंग्रेजी राज्यों के मध्य बफर स्टेट के रूप में स्थित था। अब स्वाभाविक तौर पर आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, बफर स्टेट क्या होता है। देखिए, राजनीति शास्त्र में, पॉलिटिकल साइंस में, बफर स्टेट एक ऐसे स्टेट को कहा जाता है जो दो पावरफुल स्टेट के बीच में स्थित हो। मतलब दो शक्तिशाली राज्य हैं, उनके बीच का एक छोटा सा राज्य। तो एक तरफ मराठे थे, एक तरफ अंग्रेज थे, दोनों पावरफुल थे, और बीच में था अवध। तो अवध बफर स्टेट था, और पॉलिटिकल साइंस में दो पावरफुल स्टेट के बीच का स्टेट बफर स्टेट कहलाता है। अवध की राजधानी फैजाबाद थी। फैजाबाद आज भी इस नाम का एक शहर है, और आप नक्शे पर भी देख सकते हैं अवध स्टेट की स्थिति को। ये देखिए, ये क्लियर बना हुआ है, ये जो क्षेत्र है रेड डॉटेड, ये अवध राज्य कहलाता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं, रियासतों के संस्थापकों के नाम पूछ लिए जाते हैं। हम पढ़ेंगे अवध के नवाब। देखिए, सादत खां ने 1722 में अवध राज्य की स्थापना की, और उसके बाद बहुत सारे नवाबों ने शासन किया। तो पहले नवाब तो सादत खां थे, आखिरी नवाब वाजिद अली शाह थे। आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह। इनके बीच में बहुत सारे नवाब अवध पर शासन कर चुके, कुछ योग्य थे, कुछ अयोग्य थे। जैसे आप देखेंगे, 1722 से 1739 तक सादत खां ने शासन किया। 1739 से 1754 तक सफदरजंग ने शासन किया। इसके बाद शुजाउद्दौला 1775 तक शासक रहे। आसफुद्दौला 1797 तक शासक रहे। वजीर अली 1798 तक शासक रहे। इसके बाद सादत अली खां द्वितीय 1814 तक रहे। गाजीउद्दीन हैदर अली खां 1827 तक रहे। नासिरुद्दीन हैदर 1837 तक रहे। मोहम्मद अली शाह 1842 तक नवाब रहे। अमजद अली 1847 तक, और आखिरी नवाब वाजिद अली शाह 1847 से 1856 अवध रियासत के नवाब रहे। वाजिद अली शाह आखिरी नवाब थे। इनके शासनकाल में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा करके अवध रियासत का विलय ब्रिटिश प्रांतों में, ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया। वाजिद अली शाह की बेवा बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजिस कादर के पक्ष में 1857 के विद्रोह में भाग लिया, लेकिन चूंकि विद्रोह असफल रहा, बेगम हजरत महल पकड़ी नहीं गई, गुप्त रूप से नेपाल चली गई। इस तरीके से अवध रियासत का विलय कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया। अब हम इन सभी नवाबों के बारे में कुछ खास बातें करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा, ताकि आप उसको ध्यान में रख करके अपनी पढ़ाई करें। सबसे पहले हम बात करते हैं सादत खां की।
जो 1722 से 1739 तक अवध का नवाब रहा, स्वतंत्र नवाब 1722 से 1739। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने सादत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया था और उसे टाइटल दिया था बुरहान उल मुल्क। नादिर शाह के आक्रमण के समय बुरहान उल मुल्क को दिल्ली बुलाया गया। अब इस बारे में कुछ कहावतें भी हैं, कुछ मिथक भी है। अब वास्तविक क्या है, कुछ इतिहासकारों का मत है कि नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया था तो बुरहान उल मुल्क ने उसे 20 करोड़ रुपए दिलाने का विश्वास दिलाया था और वो ऐसा नहीं कर पाया तो इसने आत्महत्या कर ली। तो 1739 में बुरहान उल मुल्क अर्थात सादत खां ने आत्मग्लानिवश जहर खा करके आत्महत्या कर ली। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कुछ इतिहासकारों का मत है और ये सच भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तय है कि उसने सुसाइड किया। कारण क्या था, शायद हो सकता है नादिर शाह के कारण इसने सुसाइड किया हो। तो अवध का जो पहला नवाब था सादत खां, इसने जहर खा करके आत्महत्या की। सादत खां की मृत्यु के पश्चात 1739 में उसका भतीजा और दामाद अबुल मंसूर खां अवध का नवाब बना, जिसे हम इतिहास में नवाब सफदर जंग के नाम से जानते हैं। 1742 में सफदर जंग ने पटना के ऊपर कुछ समय के लिए अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1744 के लगभग मोहम्मद शाह ने सफदर जंग को अपना वजीर नियुक्त किया। इस तरह सफदर जंग का एक सामान्य सा कार्यकाल पूरा होता है। लेकिन इसके अलावा सफदर जंग की कुछ और उपलब्धियां भी थी, जैसे 1748 में अहमद शाह अब्दाली और मुगलों के मध्य मणिपुर का युद्ध हुआ था और इसमें सफदर जंग ने मुगलों का साथ दिया। इसके फलस्वरूप मुगल बादशाह अहमद शाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया। मुगल बादशाह को साथ देने के कारण ये मुगल साम्राज्य में वजीर के रूप में नियुक्त हुआ। सफदर जंग कला, साहित्य और संस्कृति का आश्रयदाता था। इसके शासनकाल में लखनवी संस्कृति, जिसे हम लखनवी तहजीब या अवधी तहजीब कहते हैं, उसका विकास हुआ। खान पान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, नृत्य और भी बहुत सारे क्षेत्रों में लखनवी तहजीब उभर करके सामने आई। इसे हम अवधी तहजीब भी कहते हैं। तो कला और संस्कृति के क्षेत्र में नो डाउट सफदर जंग का योगदान महत्वपूर्ण था। 1754 में इसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार साहित्य और कला की दृष्टि से इसका शासनकाल एक महत्वपूर्ण शासनकाल के रूप में जाना जाता है। इसके बाद नाम आता है नवाब शुजा-उद-दौला का। आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा। सफदर जंग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र शुजा-उद-दौला अवध का नवाब बना। इसने 1754 से 1775 तक शासन किया। इसने शाह आलम द्वितीय, जो कि एक निर्वासित बादशाह था, उसको अपने राज्य में शरण दी। शाह आलम द्वितीय जब मुगल बादशाह बना तब उसने शुजा-उद-दौला को अपना वजीर का पद प्रदान किया। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। आपने इतिहास में देखा होगा किस किस के बीच में हुआ था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध। शुजा-उद-दौला ने मराठों के विरुद्ध जाकर के अहमद शाह अब्दाली को अपना समर्थन दिया और इस युद्ध में मराठे बुरी तरह पराजित हो गए थे। इसके पश्चात शुजा-उद-दौला ने बंगाल के निर्वासित नवाब मीर कासिम, जिसे अंग्रेजों ने पद से हटा दिया था, उसको भी अपने राज्य में शरण दी और मीर कासिम के साथ मिलकर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मीर कासिम की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों को चुनौती दी 1764 के बक्सर के युद्ध में। लेकिन बक्सर के युद्ध में ये एलाइड फोर्स पराजित हो गई। अंग्रेजों ने शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की, जिसके बारे में हम चर्चा पहले कर चुके हैं। ऐसी संधि उन्होंने मुगल बादशाह के साथ भी की थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि। 1774 में इसने रुहेलों को पराजित किया और रुहेलखंड राज्य का विलय अवध रियासत में कर लिया। 1775 के लगभग शुजा-उद-दौला की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात आसफ-उद-दौला गद्दी पर बैठा। आसफ-उद-दौला ने
1775 से 1797 तक शासन किया। शुजा-उद-दौला की मृत्यु के पश्चात इसने 1775 में अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ शिफ्ट कर दी, लखनऊ स्थानांतरित कर दी और पूरी अवध की संस्कृति शिफ्ट होकर के लखनऊ में विकसित हो गई। और लखनऊ में उस अवधी संस्कृति के अवशेषों को, उस अवधी संस्कृति के अंश को आज भी महसूस किया जा सकता है। लखनवी कुजीन, लखनवी खान पान, लखनवी रहन सहन, लखनऊ में बेहतरीन इमारतें बनवाई इन्होंने। मुहर्रम मनाने के लिए इन्होंने एक बड़े इमाम बाड़े का निर्माण करवाया। इमाम बाड़ा जो कि काफ़ी विशालकाय था, इसका निर्माण करवाया। इसी में उन्होंने भूल भुलैया जैसी इमारतों का निर्माण करवाया, जिनको देखने के लिए आज भी पर्यटक जाते हैं। नवाब आसफ-उद-दौला ने 1775 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बनारस के आसपास का क्षेत्र प्रदान कर दिया। 1797 में आसफ-उद-दौला की मृत्यु हो गई और आसफ-उद-दौला की मृत्यु के पश्चात वजीर अली नवाब बना, किंतु वह आसफ-उद-दौला की वैध संतान नहीं था, इसलिए अंग्रेजों ने इस पर आपत्ति उठाई। गवर्नर जनरल जॉन शोर ने वजीर अली को नवाब मानने से इनकार कर दिया और उसे पद से हटा दिया और उसके पश्चात सादत अली खां दुती को अवध का नवाब बनाया गया। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज लोग अब अवध के अंदरूनी मामलों में स्पष्ट तौर पर दखलंदाजी करने लगे थे। सादत खां दुती अंग्रेजों के सहयोग से नवाब बना और उसने 1801 में लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की। सहायक संधि को अंग्रेजी में कहा जाता है सब्सिडरी अलायंस। वेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों में अवध भी था। सहायक संधि दरअसल एक टूल है जिसके तहत अंग्रेज देशी रियासतों के सुरक्षा सहायक बन रहे थे, और इसके बारे में मैं आपको विस्तार से तब बताऊंगा जब हम गवर्नर जनरल और वाइसरायस की लिस्ट पढ़ेंगे, तब मैं इस सहायक संधि के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। संक्षेप में तो सिर्फ इतना ही कि सहायक संधि के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी अवध की सुरक्षा सहायक बन गई। अंग्रेजों ने अवध को मध्यवर्ती राज्य या बफर स्टेट के रूप में तब तक प्रयोग किया जब तक कि अंग्रेजों ने मराठों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं कर लिया। देखिए, अंग्रेज एक बड़ी चतुर चालाक कौम थी। मराठों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वो अवध का इस्तेमाल करते थे, और जैसे ही उनके उद्देश्य पूरे हो गए उन्होंने अवध का भी विलय कर लिया। सादत अली खां और उनके बाद आने वाले सभी नवाब अयोग्य थे, जिनका इतिहास में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। वाजिद अली शाह अवध के रियासत के एक बड़े चर्चित नवाब वाजिद अली शाह, जिन्होंने 1847 से 1856 तक शासन किया, ये अवध के अंतिम नवाब थे। वाजिद अली शाह योग्यताओं से भरपूर व्यक्ति था। वाजिद अली शाह एक अच्छा शायर था, कथक नृत्य कला में वो निपुण था, शतरंज का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। इसके शासनकाल में जेम्स आउटरम ने एक रिपोर्ट अवध के बारे में पब्लिश की। इस जेम्स आउटरम रिपोर्ट में कहा गया कि अवध की रियासत कुशासन का शिकार है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह प्रशासन के ऊपर ध्यान नहीं देते, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो जेम्स आउटरम की इस रिपोर्ट को आधार बना करके लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा करके 4 फरवरी 1856 को अवध का हड़प कर लिया और उसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछा गया है। क्वेश्चन ये आया था, क्वेश्चन डलहौजी की हड़प नीति के संदर्भ में था। हड़प नीति क्वेश्चन ये था कि निम्न में से किस रियासत का विलय हड़प नीति के आधार पर नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं, कुशासन के आधार पर अवध का विलय किया गया है, ना कि हड़प नीति के आधार पर। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर अवध का विलय नहीं हुआ है। अवध के विलय का आधार था कुशासन। अब ये हड़प नीति क्या है, नेचुरली आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। मैं इसके बारे में भी विस्तार से आपको तब पढ़ाऊंगा जब लॉर्ड डलहौजी पढ़ाऊंगा। मैं संक्षेप में आपको हड़प नीति के बारे में बता देता हूं कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का सार ये था कि वे सभी देशी रियासतें जो अंग्रेजों के साथ विशेष संधि के तहत बंधी हैं, उन रियासतों में यदि किसी राजा के वास्तविक पुत्र नहीं होगा
तो उसके गोद लिए हुए पुत्र को अगला नवाब या अगला बादशाह नहीं बनाया जाएगा और ऐसे स्थिति में उस रियासत के विलय कंपनी साम्राज्य में कर लिया जाएगा। यहाँ पर तो वास्तविक पुत्र था, लेकिन फिर भी उन्होंने अवध का विलय किया और अवध के विलय का आधार हड़प नीति नहीं थी, कुशासन थी। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है, MPPSC में पूछा गया, वनडे एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। अवध का विलय कर लिया। लॉर्ड डलहौजी ने वाजिद अली शाह को पेंशन दे करके, पेंशनर बना करके कलकत्ता भेज दिया। इस तरह से अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हो गया, लेकिन अवध की जनता ने इसका विरोध किया। 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उसमें अवध की ओर से वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने भाग लिया। बेगम हजरत महल एक बेहद होनहार महिला थी, वाजिद अली शाह की बेगम थी। जब उन्हें जानकारी मिली कि अवध का विलय कंपनी साम्राज्य में किया जा रहा है तो बेगम हजरत महल ने इसका विरोध किया और वाजिद अली शाह को नवाब घोषित कर दिया। अपने पुत्र वाजिद अली शाह या बिरजिस कादर के नेतृत्व में उन्होंने 1857 के विद्रोह में हिस्सा भी लिया। लेकिन 1857 का विद्रोह असफल हुआ, बेगम हजरत महल पराजित हो गई और वे चुपचाप भागकर नेपाल चली गईं। उसके बाद फिर उनका कोई अता पता नहीं चला। इस प्रकार 1857 के विद्रोह के बाद अवध पूर्ण रूप से कंपनी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, विद्रोह के समय बेगम हजरत महल ने वाजिद अली शाह के नाम से विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु अंग्रेजों से पराजित हो गईं। अपने पुत्र बिरजिस कादर के साथ उन्होंने इस विद्रोह में भाग लिया था। पराजय के पश्चात बेगम हजरत महल भागकर नेपाल चली गईं। इस प्रकार अवध 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद पूर्ण रूप से अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार अवध रियासत की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती है।